अब देखो फिर से एक बार इसको प्रैक्टिकली हम थोड़ा सा देखें तो न्यूटन्स रिंग्स हम जो एक्सपेरिमेंट है उसमें माइक्रोस्कोप की सहायता से ऐसे आंख लगा करके देखते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही ब्राइट डार्क रिंग्स हमको दिखते हैं। यहाँ पे ब्राइट रिंग जो है वो येलो मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है ये येलो कलर की होती है सोडियम लैंप की। सोडियम लैंप की जो वेवलेंथ रहती है ये लगभग 6000 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है या 600 नैनोमीटर के बराबर होती है, ठीक है ना। तो अगर इसकी वेवलेंथ हमको पता है और जो हमने रिंग यहां से देखा इसमें रिंग का एक टेबल हम बनाते चले जाएंगे। कैसे? ये फर्स्ट रिंग का डायामीटर निकाला, सेकंड रिंग का डायामीटर निकाला, थर्ड रिंग का डायामीटर निकाला और इस तरह से डायामीटर हर रिंग का निकाल दिया। उसके बाद P की वैल्यू जो है ये हम खुद सेलेक्ट करते हैं कि P यानी दो रिंग्स के बीच में डिफरेंस कितना लेना है। जितना हम डिफरेंस लेंगे उसी के हिसाब से, जैसे मान लीजिए 4 का डिफरेंस लिया तो पहला रिंग लेंगे और उसके बाद 5वां रिंग, फिर दूसरा रिंग लेंगे, 6वां रिंग, उसके बाद तीसरा रिंग, उसके बाद 7। So if we have fixed the value of P, then according to this separation value we will consider those rings, the difference of those rings, ठीक है। तो इसमें एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, पहले माइक्रोस्कोप को एक साइड सेट करते हैं। एक साइड हम सपोज ये हो गया राइट हैंड साइड माइक्रोस्कोप को लेके जाते हैं। यहां की वैल्यू हम लेते जाते हैं, ये वैल्यू निकली, ये वैल्यू निकली, ये वैल्यू निकली, ये वैल्यू निकली और इस तरह से इनकी वैल्यूज हम यहां पे ले लेते हैं। फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे भी बिल्कुल इसी तरह से इनकी वैल्यूज हम निकालते हैं और फिर ये जो वैल्यूज हैं इन वैल्यूज को एक साइड कहीं अगर बढ़ रहा है तो इनका डिफरेंस लेकर के ये डायामीटर इनका निकालते हैं, ठीक है। और ये डायामीटर प्रैक्टिकली हम लोग वैल्यूज को माइनस करके एक टेबल में भर लेते हैं और टेबल में भरने के बाद फिर हम इस फॉर्मूले का यूज करके हम या तो वेवलेंथ निकाल सकते हैं या रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां पे थोड़ा सा और हम ऐड करना चाहेंगे। वेवलेंथ जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी एक कलर की लाइट। तो इंटरफेरेंस में जैसा हमने आप लोगों को बताया था कि एक ही कलर की लाइट का हम लोग यूज करते हैं इंटरफेरेंस के लिए। वो नीली हो सकती है, पीली हो सकती है, हरी हो सकती है, बैंगनी हो सकती है, लाल हो सकती है, कोई भी हो सकती है। लेकिन जनरली जो हम एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं इस पर हम सोडियम लैंप को यूज करते हैं जो पीली कलर की होती है, जिनकी दो वेवलेंथ होती हैं, बहुत पास ऑर्डर की वेवलेंथ होती है। एक्चुअली में पूरी प्योरली मोनोक्रोमेटिक नहीं होती, लेकिन फिर भी ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स हम लोग इसको कंसिडर करते हैं क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में इनमें जो दो लाइट सोर्स यानी 5990 और 5992 इस यानी 2 एंगस्ट्रॉम का जो डिफरेंस है वो न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, इसलिए इसको मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स ही हम लोग मानते हैं, ठीक है। तो इसकी लगभग 6000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ लेते हैं एक्सपेरिमेंट में, पीले कलर की लाइट होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना ज़्यादा लेंस का होगा उतना अच्छी हमको रिंग मिलेगी, उतना ज़्यादा एक्यूरेटली हम वेवलेंथ या वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर पाएंगे। ये जनरली 1 मीटर से 2.5 मीटर तक का प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का कर्वेचर हमने देखा है, ठीक है। जब आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो P की वैल्यू 4 से 5 ले सकते हैं। जनरली हम एक्सपेरिमेंट में P की वैल्यू 4 लेने के लिए बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम ग्राफ की सहायता से किस तरह से निकालते हैं उसको हम लोग देखेंगे। बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग है ये, और ये जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल में जब टेबल बनाएंगे तो उसी टेबल से फिर आप इसका ये एक्सपेरिमेंट ये ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो जैसा हमने बताया कि जब हम उसको देखेंगे माइक्रोस्कोप से रिंग्स को जब हम देखेंगे तो ये जो रिंग्स हैं इनको टेबल में लिखेंगे, उसके बाद फिर इनका स्क्वायर करके या तो फॉर्मूले में वैल्यू डायरेक्ट रख करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर दूसरा जो पार्ट है वो हम ग्राफ की सहायता से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब प्रैक्टिकल हम करवाते हैं तो प्रैक्टिकल में हम बच्चों को बोलते हैं कि आपको ऐसे फॉर्मूले में भी वैल्यू पुट करके
आंसर निकालना है, साथ में ग्राफ में भी प्लॉट करके हमको आंसर निकालना है। ग्राफ में प्लॉट करने के लिए हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें एरर और कम हो जाता है। ठीक है, अभी प्लॉट करके आप लोगों को बताते हैं तो समझ में आएगा। तो यहां पर हमने न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट की सहायता से मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स की वेवलेंथ निकाली, जिसमें हमने इस फॉर्मूले को डिराइव किया। अब हम क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड की सहायता से इस फॉर्मूले में जो वेवलेंथ निकाल रहे हैं उसी वेवलेंथ को अब हम ग्राफिकल मेथड की सहायता से निकालेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी। हम वर्टिकल एक्सिस पे इसमें dn स्क्वायर रख लेंगे। जैसा हमने बताया ना कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो डायामीटर निकालेंगे और उसके बाद डायामीटर का स्क्वायर की वैल्यू भी वहीं पे ही लिखते हैं, जो फॉर्मूले में हमको जगह जगह पे जरूरत पड़ेगी। वैसे ही वो डी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हम ले लेंगे वर्टिकल एक्सिस पे, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिंग ले लेंगे। ठीक है, तो जो फॉर्मूला अभी हमने जस्ट डिराइव किया था उसमें भी ये बताया था कि जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ेगा वैसे वैसे डायामीटर बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो इसमें हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक है, तो जब प्रैक्टिकल करते हैं तो एरर्स के कारण ये एग्जैक्टली हमको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। ठीक है ना, तो इसमें हमको नॉर्मलाइज करना पड़ता है, तो ऐसी एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर ऑफ रिंग 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ये क्या है, n की वैल्यू है, n इक्वल्स टू। इसी तरह से ये वाली जो है ये वाली वैल्यूज हो जाती हैं। तो ये ग्राफ कहाँ से प्लॉट करेंगे, सबसे पहले तो हमको एक्सपेरिमेंट से रीडिंग लेनी पड़ेगी, और रीडिंग लेने के बाद फिर हम इस तरह से ये ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक, तो ये वाला जो हो जाएगा, ये पहला रिंग का डायामीटर है तो d1 स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा d2 स्क्वायर, और इसी तरह से ये कौन सा है, 8th रिंग का है तो d8 स्क्वायर, ये d6 स्क्वायर। बात समझ में आ रही? इस तरह से ये ग्राफ प्लॉट कर लिया जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम देखेंगे क्या, इसको अगर देखें यहां पे पहले हम p को डिफाइन कर देंगे, p कितना लेना है। तो जैसा हमने आप लोगों को बताया कि एक्सपेरिमेंट के लिए ये p की वैल्यू हम 4 ले लेते हैं, यानी दो रिंग्स जो कैलकुलेशन में हम लोग यूज कर रहे हैं उनके बीच में डिफरेंस 4 का लेना है। यानी पहला रिंग अगर हम 2 ले रहे हैं तो उसके बाद फिर छठवां रिंग, तो 2 और 6 रिंग जो है इनके डायमीटर का डिफरेंस, फिर तीसरा रिंग लेंगे तो 7वां, चौथा लेंगे तो 8वां, तो ऐसे 4 रिंग्स के डिफरेंस में हम इसको लेंगे। तो यहां पे सपोज यहां पे हमने d3 ले लिया और p इक्वल्स टू 4, तो अगला जो आ जाएगा ये d7 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के हम यहां पर ये ले लें थीटा। ठीक, तो ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट क्या मिलेगा हमको, d7 स्क्वायर माइनस d3 स्क्वायर। इन दोनों को जब हम लेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस, यानी ये पार्ट आ गया, तो ये एक्चुअल में क्या है, दिस इज एक्चुअली व्हाट, dn प्लस p स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरह से ये जो डिफरेंस है ये क्या आ गया, 7 माइनस 3, ये आ गई p की वैल्यू इक्वल्स टू 4। बात समझ में आई? तो यहां पे जब हम स्लोप लेते हैं, स्लोप लेंगे तो ये स्लोप की वैल्यू जो आती है इसको थीटा भी बोलते हैं, dn प्लस p स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर अपॉन p। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला था वेवलेंथ निकालने के लिए, अब इसको अगर हम इससे रिप्लेस करेंगे तो इसकी वेवलेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं, यहां पे ये dn प्लस p स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर अपॉन p,
इसकी जगह पे हम लिख दें थीटा यानी स्लोप अपॉन 4r। ठीक, तो इस तरह से हम ग्राफ को प्लॉट करके मोर एक्यूरेटली वेवलेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ग्राफ से इस फॉर्मूले को यूज करके हम मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स की वेवलेंथ निकालते हैं, जहां पर थीटा जो है ये स्लोप ऑफ कर्व है। ठीक है, और यहां पर ये जो फॉर्मूला है एक्चुअल में इसी फॉर्मूले का रिप्लिकेशन ये है, लेकिन यहां पे ये dn प्लस पी स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर अपॉन पी की वैल्यू जो है उसको हमने यहां पे थीटा से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रैक्टिकल में आप लोग इस फॉर्मूले को यूज करके वेवलेंथ तो निकालिए ही, या तो वेवलेंथ निकालिए या तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालिए, और उसके बाद फिर जो वैल्यूज आपने टेबल में लिखी हैं उन टेबल से ये ग्राफ भी प्लॉट करिए। इस ग्राफ में जो भी p का वैल्यू आपने लिए है उसके हिसाब से डिफरेंस लेकर के इसका स्लोप निकालिए, और स्लोप को फिर इस फॉर्मूले में रख करके फिर इस वेवलेंथ की वैल्यू निकालिए कि कितनी है। अब हम देखेंगे कि ये जो न्यूटन रिंग्स एक्सपेरिमेंट था, इसको अगर हम किसी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम में रख दें, या सपोज इसको किसी लिक्विड में अगर हम डाल दें, ठीक है, तो इसके जो न्यूटन रिंग्स हैं, इन न्यूटन रिंग्स के पैटर्न पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम देखें, तो पहले तो हेडिंग डाल दें इसकी कि हेडिंग क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is placed or Newton rings setup is emerged inside a liquid। किसी लिक्विड में हमने न्यूटन रिंग्स के सेटअप को रख दिया, ठीक है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें देखें, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी है अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको देखें। न्यूटन रिंग्स में क्या होता है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर रखा है, कम से कम नहीं तो 10 बार हम बता चुके हैं, और यहाँ पे प्लेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर यहाँ पर न्यूटन रिंग्स बन रही हैं। ठीक है, तो न्यूटन रिंग्स जब बनती हैं तो हम लोग हवा में इसको देखते हैं, तो जो वेज शेप फिल्म बन रही है ये एयर में बन रही है, और इसमें जब हमने देखा तो dn प्लस पी स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू आ रही थी ये आ रही थी 4nr लैम्डा। ठीक है, ये ब्राइट और डार्क दोनों फ्रिंजेस के लिए यही रहती है। ठीक है ना, तो फॉर सिंप्लिसिटी हमने ये डार्क रिंग्स को लेकर के इसको डिराइव किया था, वैसे ही आप ब्राइट रिंग के लिए भी डिराइव कर सकते हैं, बट ये जो एयर फिल्म बनती है उसके लिए जो सेपरेशन डायमीटर्स के स्क्वायर का जो है इसका डिफरेंस हरदम 4nr लैम्डा ही आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं ये एयर के लिए है। ठीक है, अब क्या हो जब इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन ग्लास प्लेट की असेंबली को पानी में रख दिया जाए। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं ये वही प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस उठाया हमने और इसको एक डब्बे में प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर रख दिया और यहां पे ये पानी भर दिया। पानी
इसमें भी दो कंडीशन हम लेंगे कि जब हम इसमें जो लिक्विड भर रहे हैं, ये लिक्विड जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से ज्यादा हो और दूसरी कंडीशन पे ग्लास से कम हो। दोनों कंडीशन हम देखेंगे, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम इसको एयर में ले रहे थे तो एयर में क्या था, एयर में किस तरह से इंटरफेरेंस हो रहा था, इस एयर फिल्म में यहां पे एक लाइट रे आ रही थी, थोड़ा सा और पास से ले लें हम लोग, यहां पे ये लाइट रे इंसिडेंट हुई और यहां से ये ऐसे इधर पे कॉन्वेक्स सरफेस के इनर पार्ट से रिफ्लेक्ट होकर के यहां पर आई और ये लाइट रे आर बनी और दूसरा पार्ट प्लेन ग्लास प्लेट के अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट हुआ और यहां से निकल करके यहां पे R2 कोहेरेंट सोर्स बना। ठीक है, तो यहां पर जो इफेक्टिव पाथ डिफरेंस हम देख रहे थे, ये इफेक्टिव पाथ डिफरेंस जो था किसका, ये थिन फिल्म में, ये अपर सरफेस और लोअर सरफेस। तो अपर सरफेस में यहां पर ये रेयरर मीडियम है, यानी जो कॉन्वेक्स सरफेस है यहां पर इसके नीचे एयर है, तो ये कहा जाएगा कि R1 लाइट रे जो है ये रेयरर सरफेस यानी एयर फिल्म से रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है। और स्टोक्स लॉ के हिसाब से हमने क्या देखा था कि रेयरर सरफेस से जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो यहां पे λ/2 का पाथ डिफरेंस ऐड हो जाता है। ठीक है, वहीं यहां पर जो दूसरी लाइट रे R2 है, ये डेंसर सरफेस यानी प्लेन ग्लास प्लेट के अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो डेंसर सरफेस से जब रिफ्लेक्शन होता है तो उस समय पाथ डिफरेंस में कोई ऐड नहीं होता है, तो कुछ ऐड नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इन दोनों को जब हम देखेंगे तो R1 जो है ये λ/2 R2 के मुकाबले आगे हो गई है। ठीक है, तो ये पाथ डिफरेंस हमने देखा था और इसमें 2νt cos r प्लस λ/2 ये इफेक्टिव पाथ डिफरेंस हम लोगों ने निकाला था। ठीक है, और इसी से पूरा डेरिवेशन किया था। क्या होगा जब हम इसी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस प्लेन ग्लास प्लेट की असेंबली को हम किसी एक लिक्विड में रख दें। तो पहली कंडीशन हम लेते हैं, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। ठीक है, तो क्या होगा, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे कम है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसका हम ले लें न्यू। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से कम है, तो ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली जो होता है 1.5 के आसपास होता है। 1.5 से 1.6 के बीच में अलग अलग क्वालिटी के ग्लास के अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। नॉर्मल जो ग्लास है उसका 1.5, 1.52, क्राउन का 1.52 से 1.54 तक, फिर फ्लिंट का 1.56, 1.58 और 1.62 तक जाता है DF जो ग्लास होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो ग्लास है ये दोनों एक ही ग्लास के बने हुए हैं, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.5 है। अब इसमें जो हम लिक्विड ले रहे हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे कम है, तो इधर पे हम अल्कोहल भी भर सकते हैं या फिर पानी भर सकते हैं। पानी का अगर ले लें तो ये लगभग 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो उस कंडीशन पे स्टोक्स लॉ को अप्लाई करके देखेंगे इफेक्टिव पाथ डिफरेंस क्या आएगा। यहां पर एयर है जो कि ग्लास से रेयर है और रेयरर सरफेस से जब भी रिफ्लेक्शन हो रहा था पाथ डिफरेंस λ/2 ऐड हो रहा था। तो यहां पर अगर कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला लिक्विड डालेंगे, कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी ग्लास से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला अगर इसमें लिक्विड डालेंगे तो भी बिल्कुल यहां पर जो इंसिडेंट लाइट रे आ रही है ये यहां से रेयरर सरफेस से जब रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि ये लिक्विड जो है इस ग्लास से रेयरर है, तो बिल्कुल ऐसी ही कंडीशन रहेगी जो एयर फिल्म में थी और यहां पे हमको λ/2 पाथ डिफरेंस इंसिडेंट में ऐड होता हुआ दिखेगा और नीचे वाला एज इट इज रहेगा। तो पहली कंडीशन तो ये है। तो इसमें भी जो इफेक्टिव पाथ डिफरेंस जो है 2νt cos t r प्लस λ/2 वही आएगा। ठीक है, लेकिन यहां पे जो पाथ डिफरेंस है ये बिल्कुल वैसे ही
रेयरर सरफेस जो एयर फिल्म थी यानी कॉन्वेक्स सरफेस के इनर पार्ट से रिफ्लेक्ट होकर के R1 रे में हो रहा था, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे कॉन्वेक्स सरफेस के इनर पार्ट से रिफ्लेक्ट होकर के R1 रे में इस तरह से λ/2 पाथ डिफरेंस ऐड हो जाएगा। अब क्या हो अगर दूसरी कंडीशन हम लेते हैं कि यहाँ पे ये जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग कर दिया और ये जो लिक्विड इसमें भरा, ये लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज्यादा हो जाए ग्लास से। तो दूसरी कंडीशन, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, तो इस कंडीशन में क्या होगा? ये कौन सी कंडीशन है यहां पे हम बता रहे हैं। तो लाइट रे बिल्कुल वैसी ही इंसिडेंट होती है, ये डेंसर है, ये रेयरर हो जाएगा, फिर बाहर लिक्विड जो है ये डेंसर हो जाएगा बाहर, यानी ये पार्ट जो है ये डेंसर हो जाएगा, फिर ये डेंसर हो जाएगा और ये वाला पार्ट जो है ये रेयरर हो जाएगा। तो क्या होगा? लाइट रे यहां पे आएगी, अब ये डेंसर से रिफ्लेक्ट होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इधर पे, जो पहले यहाँ पे λ/2 रेयरर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रहा था, यहाँ पे डेंसर से रिफ्लेक्ट होगा, तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस में कोई ऐड नहीं होगा। लेकिन वहीं जब ये इधर पे जाएगा और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे आएगा, तो ये डेंसर हो गया, ये रेयरर, तो रेयरर से रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर ये λ/2 पाथ डिफरेंस ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो लाइट रे वैसी ही निकलेंगी, दो कोहेरेंट सोर्सेस यहाँ पे भी निकलेंगे, यहाँ पे भी निकलेंगे, यहाँ पे भी निकलेंगे, दो इनमें और इनमें पाथ डिफरेंस होगा। कॉन्केव सरफेस के इनर सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के कारण यहां पे λ/2 पाथ डिफरेंस ऐड होगा। लेकिन यहां पर जो पाथ डिफरेंस और ऐड होगा ये प्लेन ग्लास प्लेट के अपर सरफेस के रिफ्लेक्शन के कारण होगा, यहां पे ये पाथ डिफरेंस ऐड होगा। ठीक है, ऊपर नहीं होगा। तो यहां पे भी इफेक्टिव पाथ डिफरेंस जो था, पहले ऊपर वाला λ/2 इसमें दे रहा था, अब ऊपर वाला नहीं दे रहा है, नीचे वाला दे रहा है। तो यहां पे भी इफेक्टिव पाथ डिफरेंस जो है 2µt cos r प्लस λ/2 हो जाएगा। ठीक है, बस ये यहां पे हमने समझ लिया दो कंडीशन में कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उस लिक्विड का जिसमें न्यूटन्स रिंग्स को रखा गया है, न्यूटन्स रिंग्स सेटअप को रखा गया है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम है ग्लास से तो बिल्कुल वैसा ही रिंग्स यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, लेकिन उनकी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो, जैसे जैसे इसकी डेंसिटी बढ़ेगी यानी ऑप्टिकल डेंसिटी यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, वैसे वैसे ये रिंग्स जो हैं, जो पहले दूर दूर इनके रिंग्स बन रहे थे, यहाँ पे आने के बाद ये थोड़े से पास पास बनेंगे। ठीक है, जैसे जैसे इसका ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये और कॉन्ट्रैक्ट होते चले जाएंगे। ठीक है, और उसी तरह से यहां पे भी होगा। लेकिन ये जो पाथ डिफरेंस है इसमें, इस पाथ डिफरेंस में और इस पाथ डिफरेंस में यानी इफेक्टिव पाथ डिफरेंस में जो वैल्यू आ रही है, इसको जब हम डार्क और ब्राइट रिंग के लिए कंपेयर करेंगे तो उसके बाद ये एयर के लिए और ये लिक्विड के लिए, ये दोनों का हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि एयर से लिक्विड में डायामीटर में किस तरह से रेशियो में फर्क आ रहा है। तो इसको हम आगे देखते हैं। तो यहां पे बिल्कुल वैसे ही हम सॉल्व करेंगे कि जो पाथ डिफरेंस आया था 2µt cos r प्लस λ/2। ठीक है, यहां पे न्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड जिसमें हमने इसको रखा। ठीक है, और जब नहीं रखा था, हवा की एयर फिल्म बन रही थी जिसमें इंटरफेरेंस हो रहा था, तो उसमें ये वाला फॉर्मूला हमको मिल रहा था। अब हमने इसको उठा करके किसी एक लिक्विड में रख दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू है। तो इसमें हमको देखना है कि किस तरह से ये dn प्लस पी स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर का फॉर्मूले की वैल्यू आएगी और दोनों को फिर कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ पे हम ये एयर में रखे हुए जो न्यूटन्स रिंग है उसका फॉर्मूला लिखे रहने देते हैं, और दूसरी तरफ जैसा हमने इसको डिराइव किया था वैसा ही लिक्विड के लिए इसको डिराइव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने बता दिया कि इफेक्टिव पाथ डिफरेंस जो है
ये इसमें भी रहेगा। यहाँ पे R जो है नॉर्मल एकदम यानी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस पे लाइट एकदम नॉर्मल पड़ रही है, ठीक है ना, तो I 0 है तो यहाँ पे R भी 0 रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे R 0 तो cos R की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 न्यू टी प्लस लैम्डा बाई 2, ठीक है। पाथ डिफरेंस इतना बचेगा। अब इसको कंपेयर कर लीजिए आप ब्राइट रिंग के लिए कंडीशन पे और डार्क रिंग की कंडीशन पे, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही आपको कंपेयर करना है जैसा हम पहले कर चुके हैं, तो उसी को दोबारा रिपीट करने का कोई अर्थ नहीं है। यहां पाथ डिफरेंस निकाला, इसको आप कंपेयर करना चाहें तो दो कंडीशन पे, पहला ब्राइट से कंपेयर कर लें, ब्राइट रिंग की कंडीशन से कंपेयर करेंगे पाथ डिफरेंस में तो ये आता है n लैम्डा, इससे कंपेयर कर लो, या फिर डार्क रिंग की कंडीशन से इसको कंपेयर कर लो 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। इन दोनों में जब आप कंपेयर करोगे तो भी आपको एंड में रिजल्ट एक ही मिलेगा, ठीक है। तो उस रिजल्ट को अगर हम लोग देखें शॉर्ट में डायरेक्टली अगर हम लिखना चाहें तो फॉर ब्राइट रिंग यानी ये वाली कंडीशन से जब आप कंपेयर कर देंगे दिस इक्वल्स टू n लैम्डा अगर लिख दोगे तो ये फाइनल जो आ रहा है इसमें डायामीटर जब कंपेयर कर, हाँ नहीं सॉरी ये पाथ डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस को इससे कंपेयर करेंगे तो यहां पर हमको 2t की वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। तो इसमें 2t की जो वैल्यू मिलेगी ये आएगी 2n माइनस 1 और यहां पे लैम्डा अपॉन 2 न्यू, ठीक है। इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो 2t की वैल्यू ये आएगी, ठीक है। अब यहीं पे फ्रॉम जियोमेट्री ऑफ सर्किल जो इसके लिए हमने डिराइव करने के लिए किया था वही जब ले रहे हैं तो 2t की वैल्यू आई थी r स्क्वायर अपॉन r। r यहां पे रेडियस ऑफ रिंग है, यानी ये जो रिंग है रिंग का रेडियस है और r जो है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का रेडियस है, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम कंपेयर कर रहे थे तो फाइनल कंपेयर करके जो हमको वैल्यू मिलती है ये r स्क्वायर की जो वैल्यू मिलती है डायरेक्ट हम यहां पे लिख देते हैं 2n माइनस 1 लैम्डा r अपॉन 2 न्यू, ये वैल्यू आती है, ठीक है। और इसी में जब हम डायामीटर लेते हैं तो यहां पर डायामीटर ऑफ nth रिंग अगर इसको स्क्वायर करके लिख दें तो बिल्कुल वैसे ही है जैसा हमने अभी पहले डिराइव कर लिया था। इसको स्ट्रेट अवे जब हम लिखेंगे तो यहां पे 2n माइनस 1 और यहां पे आ जाएगा लैम्डा r अपॉन न्यू, ये आ जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह से ये हमने nth ब्राइट रिंग के लिए लिया, इसी तरह से n प्लस pth ब्राइट रिंग के लिए हम ले लेंगे। यहां पे ये ध्यान रखिएगा कि यहां पे ये एयर के लिए हमने कंडीशन ली थी और यहां पे हम काहे के लिए ले रहे हैं, ये हम यही डिफरेंस अब यहां से निकालेंगे फॉर लिक्विड, ठीक है ना। तो यहां से यहां पे आए हम तो यहां पे dn प्लस p के लिए भी बिल्कुल वैसे ही कर लेंगे जैसे dn के लिए लिया है, डायमीटर स्क्वायर ऑफ डायमीटर ऑफ nth डार्क रिंग ब्राइट रिंग के लिए जैसे लेते हैं तो यहां पे ब्राइट के लिए ले रहे हैं तो ऐसे ही वहां पे भी हम n प्लस pth ब्राइट रिंग के लिए ले लेंगे। ये क्या हो जाएगा, दोनों को लेंगे और माइनस कर देंगे, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं जिसमें कंफ्यूजन ना हो। डिफरेंस इन स्क्वायर ऑफ डायामीटर्स ऑफ n प्लस
pth and nth ब्राइट रिंग, ठीक है, emerged in liquid, ठीक। तो ये dn प्लस पी स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर, इसको हम लोग लिख दें लिक्विड के लिए, और इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा बाकी सब एज इट इज आ जाएगा 4n लैम्डा r अपॉन न्यू। दिस इज फॉर लिक्विड। से दिस इज इक्वेशन नंबर, हाँ इसके पहले ये जो एयर वाली थी इसको कोई इक्वेशन दे दो, इसको स्टार इक्वेशन दे दो, एयर वाले के लिए जो था ना, और ये वाले को डबल स्टार इक्वेशन दे दो याद रखने के लिए, ठीक है ना। तो लिक्विड के लिए ये आया, और यहां पे बट फॉर एयर न्यू इक्वल्स टू 1 dn प्लस पी स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर, न्यू की वैल्यू 1 ले ली तो एयर ये आ गया 4n लैम्डा r, बिल्कुल वही आया भाई, यहाँ पे इसको पहला ले लो, इसको बाद का ले लो, ठीक है। तो एयर और इसको अगर हम लोग रेशियो में ले लें, ठीक है, टेकिंग रेशियो ऑफ अबव, तो dn प्लस पी स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर अपॉन ये किसका हो गया, एयर, n प्लस पी स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर ये हो गया लिक्विड। तो इन दोनों को जब हम करेंगे तो दिस अपॉन दिस ये आ जाएगा 1 बाई न्यू, ठीक है। यानी द डायामीटर ऑफ रिंग्स इन एयर, द रेशियो ऑफ डायामीटर ऑफ रिंग्स इन एयर टू द डायामीटर ऑफ रिंग्स इन लिक्विड इज इक्वल्स टू 1 बाय न्यू, ठीक है। और सिंपल शब्दों में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, और सिंपल शब्दों में इसको कैसे लिख सकते हैं कि डायामीटर स्क्वायर है, ठीक है। सिंपल शब्दों में मिटा करके लिखते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा इजीली और अच्छे से समझ में आएगा। मिट जा भाई मिट जा। वेरी गुड। यहां से कैसे लिख सकते हैं, डायामीटर ऑफ रिंग इन एयर, और यहां पे डायामीटर ऑफ रिंग इन लिक्विड, ठीक है। अब यहां पे ये डायामीटर जो था स्क्वायर था, तो ये दूसरे साइड जाकर के क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, ठीक। तो ये एक्चुअल में सिंप्लीफाइड वे में हम कह सकते हैं कि जो डायामीटर एयर में है न्यूटन्स रिंग का, वो जो रेशियो है लिक्विड के मुकाबले इतना हो जाता है। या ये कहें कि डायामीटर ऑफ रिंग इन लिक्विड इज इक्वल्स टू 1 बाय न्यू टाइम्स द डायामीटर ऑफ रिंग्स इन एयर। बात समझ में आई। अब न्यू जो है, न्यू की वैल्यू हरदम 1 से ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो यहां पर जो भी 1 से ज्यादा वैल्यू है, इसमें जो भी आएगा डायामीटर, इसमें क्या होगा, घटेगा, ठीक है।
नहीं फ्रैक्शन में बढ़ेगा, सॉरी, जैसा ये है उसके हिसाब से ये इसका डायामीटर बढ़ेगा। क्लियर? इससे रिलेटेड और कुछ डाउट हो आप निश्चित रूप से कमेंट करें, हमसे कांटेक्ट करें।